Welcome back to Live Wire Transmission on Business Plus TV. You're watching us live from Karachi studios, and in this segment, we shall discuss some sectors, and the chosen sector for now is agriculture. नाज़रीन, एग्रीकल्चर इंडीड इज़ द मोस्ट सबसे ज़्यादा अहम सेक्टर ज़ाहिर है एग्रीकल्चर है, जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है उनकी लाइवलीहुड उससे निकलती है, और ये जीडीपी का 20% हिस्सा है, और ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। इसी लिहाज से ये पॉलिटिकली भी बड़ा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़े वोटर्स को प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस सेक्टर पे हमें ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है, बहुत सेंसिटिव इशू है। इस सेक्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों ये सेक्टर जो है लैग कर रहा है कंपेयर टू से इंडस्ट्रीज़, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन वगैरह से, वो सब सेक्टर्स पे तो हम काफ़ी तेज़ी देखते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने काफ़ी स्लो ग्रोथ देखी है। ख़ास तौर से कॉटन के प्रोडक्शन में कमी की वजह से एक बड़ी सेटबैक सा हुआ है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हम महफूज हुसैनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इस सेक्टर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। महफूज साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। महफूज साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कॉटन की प्रोडक्शन कम होने से हमारे टेक्सटाइल ये एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना बड़ा सेटबैक पड़ा है, और आपके सेक्टर के और क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त? देखिए जी, एक तो कॉटन बिल्कुल हमें जो 2 साल से बहुत ही कम प्रोडक्शन पे आ गए, हम लोग को 15 बेल होके हम लेस देन 10 मिलियन बेल्स पे आ गए, और उससे कोई 0.5-0.6% जीडीपी जो है वो हमारा रिड्यूस हुआ, और ओवरऑल एग्रीकल्चर जो थी वो जिसका 4% के करीब टारगेट था वो हम न सिर्फ अचीव कर पाए, तकरीबन वो स्टेगनेंट रहा, और उससे जो है वो न सिर्फ ये कि मुल्क को खातिर नुकसान हुआ, बल्कि ये है कि ज़राअत पेशा जो थे और जो किसान थे और जो काश्तकार में जो पहले ही वैसे ही इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली उनके साथ बड़ा जो है इस वक्त बड़ा क्रंच है सिंस 2010-11, और उसकी और वो मजीद उसमें जो है उनके पास मजीद जो है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम डेवलप हुए। ये इशू जो है वो मेनली 2010-11 के बाद जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो बेसिकली जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्युनिटी की प्राइसेस थी वो शार्पली नीचे गई हैं, और जो कुछ अर्सा जो है हमारे पास आपने देखा कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में रही, और उसमें इनपुट्स जो थी उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली गई, और हमें जो लागत आ रही थी फी एकड़ रकबे प्रकाश करने की वो तकरीबन 100% से ज़्यादा उसकी जो है वो विद इन 7 to 8 ईयर्स जो है स्पैन में जो है उसका वो डेवलप हुआ। और दूसरी तरफ जैसे कम्योडिटीज़ की प्राइसेस की, जैसे मैंने कहा, उसकी बड़ी वजह ये थी कि जितने भी बड़े प्रोड्यूसर थे या जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स थी, उन सब ने अपने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज किया और उनको इंसेंटिव्स दिए, और सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी की वजह से उनके यहाँ जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रही, जिसमें इंडिया भी शामिल है हमारे खत्ते में। चाइना तो खैर कर ही रहा है, लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा सब्सिडी, हालांकि WTO की जो है वो आपको पता है कि उसकी जो सेटअप में ये अलाउ नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको जो है वो पार्शली जो है एक तरीके से जो है एग्रीकल्चर को इससे वो उन्होंने दूर रखा है। तो अब भी सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की पिछले साल किसान पैकेज की जो एक कोशिश थी उसने काफी हद तक उसका सहारा दिया, और कोई फर्टिलाइजर की खास तौर पे कीमतें गिरी, और कुछ जो है वो हमारे पास जो फ्यूल की जो कीमतें गिरी पिछले 5-6 साल में, उनका भी कुछ फायदा हुआ। लेकिन क्योंकि हम एक तो प्रिपेयर नहीं थे फ्यूल के हवाले से कि उसकी जो प्राइसेस कम होने के बाद हम उसमें कोई अपनी इकोनॉमी को जंप स्टार्ट दे पाए या एग्रीकल्चर को जंप स्टार्ट दे पाए, तो हम लोग मिजरेबली फेल गए। और उसकी वजह ये थी कि ये एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस में खास तौर पे जो सीड्स की डेवलपमेंट होती है वो खासा लंबा एक प्रोसीजर होता है, रिसर्च पे खासे उस पे जो है वो टाइम भी कंज्यूम करना पड़ता है और रिसोर्सेज भी कंज्यूम करने पड़ते हैं, वो भी नहीं हुआ। और वक्तन फवक्तन किसी तरीके से एक कंप्रीहेंसिव जो पॉलिसी कह लें
वो डेवलप नहीं हो पाई। तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि इंतहाई गुनागूं मसाइल का शिकार है। और एग्रीकल्चर में आप ये देखें कि इस वक्त आलू के काश्तकार इंतहाई परेशान कुन है, क्योंकि वो आलू जो है उनको 2000 रुपये बोरी भी जो है कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, तकरीबन 2 रुपये किलो बनता है। और प्याज में हमने बेतहाशा नुकसान किया, जो तकरीबन हमें यूँ समझे कि जो प्याज हमारा 6-7 लाख रुपए गाड़ी बनती थी, वो 50,000 और 70,000 रुपये गाड़ी जो है कराची के मार्केट में सेल हुई, जिस ट्रक में तकरीबन 120 बोरियां होती हैं और एक बोरी के अंदर तकरीबन 110 किलो के करीब माल होता है। तो फिर आप ये देखें कि कॉटन की प्राइसेस नहीं बढ़ी, फिर चावल के साथ भी ये सूरत आ रही। गन्ने में क्राइसिस ये रहा कि क्योंकि पंजाब ने बहुत ज्यादा गन्ना लगाया, हमारे यहाँ कुछ मिल माफियाज का सिलसिला था, तो गन्ने की भी हमें कोई खासा प्राइस नहीं मिल पाई। फिर जितने भी हमारे तेल वाले सीड्स थे, जिसमें हमारे सूरजमुखी थी या हमारे सरसों का था या तिल थे, उनके भी रेट कुछ सही नहीं रहे। कॉटन के खुद के रेट कुछ सही नहीं रहे। इस वक्त वीट की सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है वीट, लेकिन 1300 रुपए के बजाय फार्मर्स को कोई 1150-1200 रुपए मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, खासतौर पर जो फूड डिपार्टमेंट्स हैं, पंजाब का हो गया या सिंध का हो गया, वो बेतहाशा उसमें कटौतियां करना और 2 किलो कटौती करना और जो है तंग करना, इस तरीके से कोई ज्यादातर जो है वो ट्रेडर को वो दे देते हैं अपनी गंदुम, और क्योंकि डायरेक्ट उनको बारदाना भी बहुत कम मिलता है। इस साल हालांकि थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन सूरत हाल बहरहाल खासी पेचीदा है। क्रेडिट जो है वो हमारा खासतौर पर सिंध में वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, जो तकरीबन 650 अरब रुपए का जो है वो मुख्तस किया गया है। और कमर्शियल बैंक्स और जो हमारी नेशनलाइज बैंक्स हैं, यहाँ खासतौर पे जो ज़रूरी तरक्याती बैंक है उसके थ्रू जो है वो डिस्पर्स होना है। तो वो भी सेक्टर एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क के अंदर है कि हमें जो है वो एक जो क्रेडिट हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि बड़ा सियासी सा तरीका हो गया है कि जो फार्मर है या एग्रीकल्चर है उसको बिल्कुल एक सियासी तौर ले लिया गया है, और उसमें वोट बैंक का और इन चीजों का जिक्र होता है। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो खासे मसाइल हैं। और अब ये देखेंगे पानी का ऐसा मसला हो गया है कि हमारे दोनों डैम्स तकरीबन 7 साल के बाद दोनों डेड लेवल से नीचे चल रहे हैं, तरबेल और मंगला जो मेन हमारे रिजर्वायर्स है। और इंडस रिवर में भी जो है वो पानी प्रोड्यूस नहीं हुआ जो रन ऑफ रिवर होता था। वजह ये कि स्कर्दू के एरिया में इस वक्त तक जो है वो गर्मी जो है इस लेवल पे नहीं पहुंच सकी कि ग्लेशियर जो है वो पिघले। यहाँ हमारा जो विंटर में जो बारिशें होती हैं, फरवरी के एंड में बारिश होती हैं, वो भी लेट हो गई हैं। और इस वक्त कुछ बारिशें हुई हैं, बर्फबारी भी हुई है कुछ, लेकिन उसका पानी भी अभी तक सिस्टम में नहीं आया। तो इस वक्त हम सिंध में खास तौर पे, और जो हमारे जो साउथ सिंध है जिसमें बदीन, सजावल, ठट्ठा और हमारा रनमोल खान का एरिया और तकरीबन ये सारा एरिया जो है इस वक्त अर्ली खरीफ कॉटन सोइंग यहाँ पे होती है, लेकिन पानी न होने की वजह से इस वक्त तक मेरे ख्याल में कोई 10% भी जो है इस इलाके में जो है सोइंग नहीं हो पाई है। और अगर मजीद कुछ ऐसा पानी रिवर में नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोटड़ी बैराज पे 0 पानी चल रहा है और सक्खर पे कोई 25,000 क्यूसेक के करीब पानी चल रहा है, जो कि बेइंतहा कम है रिक्वायरमेंट के हवाले से। और सिंध के तकरीबन इस वक्त 80% जो कैनाल है वो बंद है, इसकी वजह से कि पानी इतना कम है कि सिर्फ हुकूमत उन जो जानदार हैं, लोग हैं, उनको पीने के पानी की जो है प्रायोरिटी की तहत जो है वो पानी दे रही है। और बल्कि यहाँ तक मुराद अली शाह साहब ने कह दिया कि आप कॉटन न लगाएं। तो बहरहाल लोगों ने कोशिश की है, कुछ ट्यूबवेल पे कुछ थोड़ा बहुत नहरी पानी उसके हवाले से, बरसातें तो नहीं पड़ी हैं, तो उन्होंने कुछ कॉटन सोइंग की है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम मई में चले जाते हैं या अप्रैल के एंड में चले जाते हैं, तो खास तौर पे हमारे वो इलाके जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे मानसून की बरसातों में बिल्कुल अगस्त और सितंबर में जो होंगे वो टींडे होंगे कपास के, और कपास उस वक्त खुल रही होगी और उस वक्त जब बारिश पड़ेगी वो सब तबाह हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। महबूब साहब बहुत शुक्रिया आपके बड़ी तफसीली कमेंट का।
और इंडीड सिचुएशन काफ़ी गंभीर और सीरियस लग रही है। ना पानी है, ना वायबिलिटी है। अभी जो इन्होंने प्याज और आलू की कीमत बताई है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। इसी तरह हमको पता है कि हमारी जो वीट है, यहाँ गवर्नमेंट जो इस वक्त महफूज साहब ने बताया कि 33 रुपये में ख़रीद रही है। 27 मिलियन में से 7 मिलियन लेती है बड़े बड़े फार्मर से, लेकिन उसकी इंटरनेशनल कीमत इस वक्त सिर्फ 17 है। तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई कि एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद तकरीबन हर चीज़ में हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट से हम ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। चीनी के लिए हमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सिडी देनी पड़ती है, क्योंकि चीनी दुनिया भर में इस वक्त काफ़ी कम है, 40-45 की है, जबकि हमारे यहाँ 80 की बिक रही है। और इसीलिए जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट से मदद चाहिए होता है। नाज़रीन, एग्रीकल्चर के बाद हम अब चाहेंगे कि एक नज़र टेक्सटाइल पे भी डालें, क्योंकि वहाँ भी बड़े सीरियस हालात हो गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सिचुएशन अब ऐसी हो रही है कि एप्टमा वाले कहते हैं कि आइए हम ज़रा तफसीली टेक्सटाइल पे बात करते हैं और किसी एक्सपर्ट से राय लेने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रेस में है और कई दफ़ा उन्होंने पिछले साल तो एक दफ़ा फैक्ट्री बंद भी कर दी थी एप्टमा वालों ने। और इसी तरह जो नीचे दूसरे जो वैल्यू एडेड लोग हैं, जो हौजरी बनाते हैं, जो गारमेंट बनाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो धमकी वगैरह देते रहते हैं कि 20 तारीख तक अगर ये नहीं हुआ तो हम अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। उनके रिफ़ंड के इश्यूज़ हैं, उनके हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इश्यूज़ हैं। एनर्जी कॉस्ट इन पाकिस्तान इज़ वेरी हाई ड्यू टू टैक्सेशन। तो दुनिया भर में तो एनर्जी की कीमत बहुत नीचे आ गई, तो उन्होंने अवेलेबल भी कर दिया नीचे लेवल पे। लेकिन क्योंकि हमें एनर्जी ही से ही ज़्यादा टैक्स लेना होता है तो हम उतना कम नहीं कर पाए, तो रिलेटिवली आवर कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इस सिलसिले में बात करते हैं जाहिद मज़हर साहब से, जो कि टेक्सटाइल के एक्सपर्ट हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टमा हैं। मज़हर साहब, वेलकम टू शो साहब। जी, थैंक यू तारिक साहब। मज़हर साहब, आप लोगों के जो आप लोगों के बयानात आते रहते हैं, उससे हमें अंदाज़ा है कि कितने स्ट्रेस में इस वक्त आप लोग हैं। तो थोड़ा बहुत हमें इनलाइटन करें कि क्या मसाइल हैं जो गवर्नमेंट चाहे तो हल कर सकती है। देखिए तारिक साहब, अव्वल तो आपका बड़ा अच्छा तजिया है इंडस्ट्री के बारे में और आप बखूबी वाकिफ़ है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, न सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप अच्छी समझ बूझ रखते हैं और आपके शोज़ हम देखते रहते हैं और आप बड़ी तफसील से अपने व्यूअर्स को बताते रहते हैं। तो आज आपने मुझे मौका दिया तो टेक्सटाइल के बारे में थोड़ी सी मैं रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। ज़रूर सर। एक्चुअली टेक्सटाइल का मामला इतना ज़्यादा सिंपल है, यानी उस जितना ज़्यादा सिंपल है उसको ही बिला वजह हम जो साहिबान इक़्तिदार हैं उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि जी वो किसी की कोई सोल्यूशन समझ में ही नहीं आता। देखें, इसको अगर सिंपलिस्टिकली देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी जो है उसका दारो मदार है कॉटन के ऊपर। जी, हमारे यहाँ होम ग्रोन कॉटन है, एग्रीकल्चर मुल्क है और हमारी बड़ी अच्छी कैश क्रॉप कॉटन की हुआ करती थी, जिसकी बुनियाद पे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अपने फायदे हैं कि वो लेबर भी आपकी एम्प्लॉय करती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, रेवेन्यू भी जनरेट करती है, गवर्नमेंट की ग्रोथ और जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करती है, एक्सपोर्ट्स भी आपको कमा कर देती है और आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सपोर्ट करती है। जो आपकी कैश क्रॉप है कॉटन उसको खपाती भी है। जो आपकी मौजूदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट है 1,50,00,000 सालाना की, जिसकी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉटन क्रॉप आज से 2 साल पहले 1,50,00,000 की अचीवमेंट कर चुकी है। देन सडनली ड्यू टू सम इग्नोरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, वही कॉटन क्रॉप जो हमारी 1.5 करोड़ गांठों की हुआ करती थी वो गिरकर 1 करोड़ गांठों पे आ गई, जबकि आपकी इंडस्ट्री की कंजम्पशन 1.5 करोड़ गांठों की है। तो बुनियादी मसाइल वहां से शुरू हुए कि आपके 50 लाख बेल की शॉर्टेज हो गई आपके मुल्क में। तो जरूरत तो इस बात की थी कि इस शॉर्टेज के तदारक के लिए इकदाम किए जाते, रिसर्च वर्क बेहतर किया जाता, बेहतर सीड्स की फराहमी की जाती और जो मुतबादिल फाइबर्स हैं, यानी कि दुनिया में पॉलिएस्टर फाइबर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 70% अगर पॉलिएस्टर फाइबर है तो 70% मैन मेड फाइबर है तो 30% कॉटन इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ उलट है, हमारे यहाँ 70% कॉटन इस्तेमाल की जाती है क्योंकि होम ग्रोन है।
और 30% पॉलिएस्टर इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर कॉटन की शॉर्टेज है, या तो कॉटन आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी या सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर बाहर से मंगाना पड़ेगा। अब अगर फाइबर बाहर से मंगाते हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज बड़ी हैवी लगा रखी है, 6% इंपोर्ट ड्यूटी है, और ऑन टॉप ऑफ दैट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है। अगर आपका मुल्क एक कॉटन क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है तो फौरी तौर पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को ये चाहिए कि अव्वल तो मैन मेड फाइबर्स के ऊपर से ड्यूटीज जो है इंपोर्ट की उनको कम किया जाए, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस हवाले से कुछ कम हो जाए। एक जानिब कॉटन की शॉर्टेज है, दूसरी जानिब मैन मेड फाइबर की भी शॉर्टेज है। तो कॉटन की क्रॉप तो थोड़ी सी मिड टर्म सोल्यूशन है कि बीज अच्छे हों और रिसर्च वर्क हो, हमारे जो रिसर्च के इदारे हैं वो कोई फ़ाल किरदार अदा करें, उसमें शायद 1-2 साल लग जाएंगे। बट हम बड़े पुरुमीद हैं कि ये वापस 1.5 करोड़ गांठों, बल्कि क्या आज से 5 साल पहले तो 2 करोड़ गांठों का भी हमने टारगेट रखा था, और हम बड़े कॉन्फिडेंट है कि 2 करोड़ गांठें भी अचीव हो सकती हैं। अगर ये हमने मैनेज कर लिया कॉटन क्रॉप को, प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट ने मिलकर, तो इंशाल्लाह आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। दूसरी जानिब जब हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो करेंसी का जो रेट है, हम ये समझते हैं कि करेंसी अगर वीक होगी तो आपके मुल्क में थोड़ी सी इन्फ्लेशन आ सकती है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके कॉम्पीटिंग ममालिक, उसमें इंडिया भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, अगर हर एक ने अपनी करेंसी को रियलिस्टिक रेट पर रखा हुआ है, यानी कि वीक हुई है डॉलर के विज़ाविज़, आपने अपनी करेंसी को डॉलर के विज़ाविज़ स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ये एक बड़ी अनरियलिस्टिक सी पॉलिसी है। उसके नताइज ये हो रहे हैं कि आपकी एक्सपोर्ट, क्योंकि आलमी मार्केट में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे आपने कम्पीट करना है इन ममालिक के साथ जिन्होंने अपनी करेंसी को रियलिस्टिक रखा हुआ और वीक किया है। किसी ने 3% किया, अप टू 8%, जिन ममालिक का मैंने नाम लिया 3% से 8% तक वीक हुई है, जबकि आपकी स्ट्रांग हुई है। तो वो ये होता था कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ इनपुट थोड़ी बहुत बढ़ती भी थी तो करेंसी क्योंकि रियलिस्टिक थी, साल की 8-9% की आपकी करेंसी वीक हो रही थी, तो एक्सपोर्टर्स जो है वो फिर भी कम्पीट कर पाते थे आलमी मार्केट में। अब ये ड्यू टू एरनस, ये अब इंटेंशनल है या नहीं ये तो मैं नहीं तबसरा करना चाहता, लेकिन गलत जरूर है ये पॉलिसीज कि ये इंडस्ट्री की सपोर्ट में ये पॉलिसीज नहीं है। सूनर और लेटर इनको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी $20 बिलियन का हो चुका है और तखमीना है कि ये साल जब फिस्कल ईयर खत्म होगा तो आपका अल्लाह ना करे ट्रेड डेफिसिट जो है $27 बिलियन भी क्रॉस कर जाएगा। तो फौरी तौर पर इसका सोल्यूशन देखें, कर्जे आप कहां तक लेंगे, कर्जों को पे ऑफ करने के लिए कर्जे कब तक लेते रहेंगे, आपका वाहिद सोल्यूशन यही है अपनी। एक और जो आत्मा ने इशू उठाया था एनर्जी कॉस्ट के बारे में, उस सिलसिले में जानना चाहूँगा। जिस तरह आपने करेंसी की बात की, जाहिर है हमें प्लेइंग फील्ड चाहिए, वहाँ पे हमें प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसी तरह कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो कंपेयर टू बांग्लादेश, इंडिया वगैरह से ज़्यादा है। इस सिलसिले में कुछ कमेंट करेंगे आप? बिल्कुल, इस बात में भी हकीकत है। जिस तरह मैंने कहा करेंसी के रेट अनरियलिस्टिक है, इसी तरीके से एनर्जी के रेट अगर 5 सेंट बाकी तमाम ममालिक में है, 5 सेंट से लेकर 7 सेंट तक, जबकि हमारे यहाँ अब जो ग्रिड की बिजली है, यानी कि जो नेशनल ग्रिड पर जो हमारे अपनी पावर जनरेशन से नहीं आती बल्कि वापडा वगैरह से आती है, उसकी कीमत 11 रुपए यूनिट है, जबकि तमाम ममालिक में जो ग्रिड की बिजली है उसकी है तकरीबन 7 सेंट्स। काफी बड़ा गैप आ जाता है, काफी बड़ा गैप है। प्राइस है 500, जबकि हमारे यहाँ 600 रुपए सिस्टम गैस जमा 200 रुपए GIDC, वो भी अनरियलिस्टिक है। तो हमारे यहाँ जो बिजली का यूनिट हम खुद पैदा करें तो हमें पड़ता है 10 रुपए का, अगर ग्रिड से हम ले तो पड़ता है 11 रुपए का। तो आप खुद ये जानिए कि बांग्लादेश और इंडिया और श्रीलंका वगैरह से हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। अगेन एग्रीकल्चर की तरह यहाँ भी हमें बड़ी सीरियस सिचुएशन नज़र आती है, ख़ास तौर से कॉटन की जो प्रोडक्शन कम हो गई, 15 मिलियन से एकदम से 10 मिलियन पे आ गए, जबकि यहाँ की ज़रूरत जो है और ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। साथ साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, लाइक करेंसी को एडजस्ट ना करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कहते हैं अमेरिकन करेंसी के अगेंस्ट 27 करेंसी जो हैं, जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनमें अक्सर में 10-12% की कमी आई है, जबकि हमारी करेंसी इनफैक्ट थोड़ी सी अप्रिशिएट कर गई है।
ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर जैसे कि अभी इन्होंने एनर्जी कॉस्ट का बताया, कहाँ 11 सेंट, कहाँ 7 और 5 सेंट, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसी तरह के और जो पानी और बिजली और दूसरे मसाइल हैं, ये सब मिलजुल के हमारी इंडस्ट्री को बड़ा बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लाइक करेंसी, या जो टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि सिंथेटिक जो चीज़ आती है रायन वगैरह, वो उस पर अगर ड्यूटी वगैरह ना हो तो जो कॉटन की हमारी कमी है उसको हम आर्टिफिशियल फाइबर के मिक्स करके ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा के उसको हम कवर कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। फिर गवर्नमेंट रह के अजीब व गरीब टैक्सेस लगा देती है हर चीज़ के ऊपर, जिससे इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। आफ्टर एग्रीकल्चर आई थिंक टेक्सटाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज़ को करेक्ट करना चाहिए ताकि ये दोनों सेक्टर्स को बचाया जा सके। नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस सेगमेंट में और न्यूज़ की तरफ चलेंगे।